तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हमने पढ़ा था बेसिक 5 हेड्स ऑफ इनकम और कुछ डेफिनेशंस। आज हम बात करते हैं कि क्या होता है फाइनेंस एक्ट। हर साल हम कहते हैं इनकम टैक्स में चेंजेस हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, कैसे होते हैं, वो सब हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। फाइनेंस एक्ट होता है, पहले ये फेब के लास्ट में आता था, लेकिन अब ये फेब के स्टार्टिंग में आता है क्योंकि ये 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होता है। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा सही समय मिल जाए इसे अप्लाई करने के लिए, इसलिए अब फेब एंड की बजाय स्टार्टिंग ऑफ मतलब 1 फेब को ही आ जाता है। इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर, इसको बजट हम कहते हैं ना, बजट आया है, वो है ये। बजट में अनाउंस करते हैं जो, तो फाइनेंस मिनिस्टर है वो इंट्रोड्यूस करते हैं फाइनेंस बिल। इसे फाइनेंस बिल बोलते हैं क्योंकि जब तक कोई भी एक्ट पहले वो बिल होता है, फिर वो लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होता है, उसके बाद में जो प्रेसिडेंट है उस पर सिग्नेचर करते हैं, तब जाकर वो एक्ट बनता है। तो उससे पहले वो बिल ही कहलाता है। तो फाइनेंस बिल वो लाते हैं बजट सेशन में, पार्लियामेंट में। और जब फाइनेंस बिल पास हो जाता है दोनों हाउसेस से और प्रेसिडेंट भी उसको मान जाते हैं, तो उसे एक्ट बोल देते हैं। Amendments are made every year to the Income Tax Act 1961। तो बेस वही है, ये 1961 वाला ही इनकम टैक्स एक्ट है, लेकिन एवरी ईयर इसमें अमेंडमेंट होती है और भी जो लॉज हैं वो भी आते हैं अमेंडमेंट के लिए। तो यहाँ लिखा है फर्स्ट स्केड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट कंटेन्स 4 पार्ट्स। तो हमारे पास जो फाइनेंस एक्ट होता है उसमें फर्स्ट स्केड्यूल में 4 पार्ट्स होते हैं। पार्ट नंबर 1 of the first schedule to the Finance Act specify the rate of tax applicable for the current assessment year। तो इस assessment year के रेट उसमें बताए जाते हैं। Accordingly, Part 1 of the first schedule to the Finance Act 2023 specify the tax rate of 23-24। तो जो करंट ईयर है उस ईयर के, जैसे फेब 23 में बजट आया, तो ये कौन सा प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो चुका है हमारा, 21-22 कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि अभी 23 तो मार्च में जाकर कंप्लीट होगा। तो फेब 23 को जब बजट सेशन हो रहा होगा, फाइनेंस मिनिस्टर जब स्पीच दे रहे होंगे, तो प्रीवियस ईयर 22-23 कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो कंप्लीट कौन सा प्रीवियस ईयर हुआ होगा, 21-22। और इस प्रीवियस ईयर को हम क्या बोल सकते हैं, असेसमेंट ईयर 22-23। लेकिन ये कह रखा है कि ये जो बजट में आएगा फर्स्ट स्केड्यूल में, वो आएंगे टैक्स रेट असेसमेंट ईयर 23-24। इसका मतलब जो ये ईयर खत्म होने वाला है, इसके जो रेट अब अप्लाई होंगे, 1 महीने बाद अप्रैल से असेसमेंट ईयर शुरू हो जाएगा, तो वो असेसमेंट ईयर के जो रेट हैं वो बजट में हमें बताए जाएंगे, सो दैट वी कैन कंप्यूट द टैक्सेबल अमाउंट, इनकम टैक्स अमाउंट, वो हम कंप्यूट कर सके। तो ये एक तय हो गया कि हमारा फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर 22-23 और असेसमेंट ईयर 23-24 के टैक्स रेट हमें पता चल जाते हैं किसमें, पार्ट 1। पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 स्पेसिफाई द रेट एट विच टैक्स इज डिटेक्टेबल एट सोर्स फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। Accordingly, Part 2 of the first schedule to the Finance Act specify the rate at which tax is deductible for the financial year 23-24। अब देखो, हमारा जो TDS होगा, रेट जिस हिसाब से TDS कटेगा, और वो हमारा 23-24 जो नेक्स्ट ईयर आएगा, उसमें जो TDS रेट होंगे
वो हमें बताएंगे पार्ट सेकंड, क्योंकि अगर आज इस साल वाले टीडीएस रेट अब बताएंगे वो तो साल खत्म होने वाला है, तो उसका अब बताने का क्या फायदा। तो अगले साल आप कौन सा टीडीएस रेट इस्तेमाल करेंगे। टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब कोई पेमेंट करता है तो उससे कहा जाता है कि आप टैक्स काट कर पेमेंट करिए, तो वो टैक्स रेट अगले साल वाले टीडीएस रेट पार्ट सेकंड में बता रखे हैं। तो पार्ट फर्स्ट में हमें क्या बता रखा है, नेक्स्ट ईयर के टैक्स रेट। इसमें क्या बता रखा है, नेक्स्ट ईयर के टीडीएस रेट, है ना। नेक्स्ट ईयर के टैक्स रेट कहने की जगह हम कह सकते हैं करंट ईयर के टैक्स रेट, क्योंकि ये जो करंट ईयर चल रहा है इसका अगले साल जब असेसमेंट होगा तो उसका टैक्स रेट होगा, लेकिन इसमें नेक्स्ट ईयर के टीडीएस रेट है, तो ये अलग होंगे, ये अलग होंगे, क्योंकि ये असेसमेंट ईयर 2023-24 है और प्रीवियस ईयर 22-23 है, जबकि ये प्रीवियस ईयर 23-24 है और असेसमेंट ईयर 24-25, तो दोनों अलग अलग बातें। पार्ट थर्ड क्या बताएगा हमें, पार्ट थर्ड gives the rate for calculating income tax for TDS under the head salary and computation of advance tax for the previous year financial year 23-24। तो फाइनेंशियल ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर का सैलरी का क्या टैक्स रेट होगा। असल में सैलरी का टीडीएस रेट, बाकी का टीडीएस रेट ऐसा होता है कि आपने किसी को कमीशन दिया 1%, किसी को ये पेमेंट किया 10%, ऐसे होता है टीडीएस रेट। लेकिन सैलरी में ये बोलते हैं कि जिस इंसान की सैलरी है उसकी सैलरी इनकम के अलावा अदर इनकम भी मिलाओ, पांचों हेड की इनकम ऐड करो, सारी डिडक्शन लेस करो, इस हिसाब से एक्चुअल टैक्स रेट उसका लो। तो वो हमें प्रॉपर टैक्स रेट चाहिए, केवल एक टीडीएस नॉर्मल नहीं चाहिए। वेयर द असेसी एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 115 BAC 1A। ये क्या है ये भी मैं आपको अभी बताता हूं, आज ही हम बता देंगे। हमारे पास टैक्स के दो रेट है, कायदे से नहीं होना चाहिए लेकिन है। असल में क्या था, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। 1961 से एक हमारा टैक्स रेट का एक सिस्टम चलता हुआ आ रहा था। हर साल उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो जाता था या सेम कंटिन्यू भी हो जाता था, लेकिन एक चल रहा था सिस्टम। 2-4-5 साल पहले से इन्होंने एक सेपरेट न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करा, सेक्शन 115 BAC। ये न्यू सिस्टम है। इसमें क्या करा इन्होंने, टैक्स रेट, आपको पता है इंडिया में जो आप लोगों पर टैक्स रेट लगता है वो स्लैब के हिसाब से लगता है। स्लैब समझते हो, स्लैब का मतलब है कि कम इनकम है तो कुछ फ्री है, फिर उससे कुछ इनकम है तो कुछ टैक्स रेट है, उससे ऊपर है तो और टैक्स है, ऐसे स्लैब है। तो यहाँ पर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स रहता है। फॉर एग्जाम्पल मान लिया अप टू 2,50,000 की टैक्सेबल इनकम पे कोई टैक्स रेट नहीं है, ठीक है, ऐसा टैक्स रेट है। फिर 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पर हमारा जो टैक्स रेट है वो 5% है। फिर 10 लाख ऐसे हमारा 250 से, सॉरी 2,50,000 से 5 लाख तक की इनकम पर हमारा 5% है। 5 to 10, 10 to अबाउ, ऐसे हमारा टैक्स रेट अलग अलग चलता है, या 20% है या 30% है, ऐसे। तो इसमें बहुत सारी डिडक्शन मिलती है उन लोगों को, बहुत सारी डिडक्शन मिलती है। लेकिन डिडक्शन जैसे आपने कभी सुना हो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम की पेमेंट करने पे हमारा इनकम टैक्स कम हो जाता है। तो आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदिए, आपकी लाइफ के लिए है, लेकिन इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। क्यों? अगर आपकी लाइफ सिक्योर है, किसी एसएससी की डेथ हो जाती है और उसका पैसा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का उसके फैमिली मेंबर को मिलता है,
तो उनके बचा हुआ जीवन इतना दुखदाई नहीं होगा, परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई इंसान चला गया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, उसके घर पे बच्चों को पढ़ाने का पैसा नहीं है, घर चलाने का नहीं है, तो क्रिमिनल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, लोग क्राइम की तरफ बढ़ते हैं। तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये बोला गया कि आपको इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदिए। अब वो सब 80C में मिलता है डिडक्शन, 80C एक सेक्शन है उसमें मिलता है। अब इसमें नए सिस्टम में क्या, टैक्स रेट तो कम कर दिया बहुत, लेकिन ये बोला ये डिडक्शन नहीं मिलेगी, ये छूट नहीं मिलेगी, ये छूट नहीं मिलेगी। मींस पहले जो इनकम टैक्स बचाने के लिए हम, अब जैसे हम हेलमेट क्यों पहनते हैं, कायदे से हमें हेलमेट अपनी सिक्योरिटी के लिए पहनना चाहिए, सेफ्टी के लिए पहनना चाहिए, लेकिन हम हेलमेट सेफ्टी के लिए नहीं पहनते, हम हेलमेट इसलिए पहनते हैं कहीं चालान ना कट जाए। ऐसे ही लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इसीलिए नहीं खरीदते थे कि हमें जरूरत है, वो इसीलिए खरीदते थे कि हमें इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करने पे इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगी। लेकिन अब गवर्नमेंट वो छूट खत्म करती जा रही है इस नए सिस्टम। वो कह रही है टैक्स कम लगाएंगे, लोग जो है उन्हें लगता है टैक्स कम लग रहा है तो हम इसकी तरफ जाएं, लेकिन यहाँ पर छूट नहीं मिलती है। तो अल्टीमेटली कई बार टैक्स ज्यादा भी पड़ जाता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो ये सस्ता पड़ेगा नया वाला, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पुराना वाला ही सस्ता पड़ता है। अब इन्होंने क्या करा, इस साल से, आपके इस करंट ईयर से, पहले नहीं था, इस ईयर से इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा ये डिफॉल्ट सिस्टम ये है, मतलब बाय डिफॉल्ट ये वाला टैक्स रेट नया वाला आपके लिए एप्लीकेबल होगा, ये इसी साल से करा है। अगर आप चाहते हो कि नया वाला आपके ऊपर अप्लाई ना हो, तो आप कहेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए, नहीं जी हमें पुराना वाला लगाओ, नहीं तो आपके ऊपर कौन सा लगेगा, नया वाला। तो ये जो नया वाला है ये है सेक्शन 115 BAC। तो ये क्या रखा है कि 115 BAC के रेट यहां बताएंगे, ठीक है, वेयर द असेसी एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट रिजाइम। तो आप यहां से आउट हो जाएंगे तो पुराने वाले पे जाएंगे, पुराने वाले के रेट हमें अगले साल के रेट हमें पता चलाएंगे। तो ये TDS के रेट थे और ये टैक्स रेट है नेक्स्ट ईयर के, मतलब असेसमेंट ईयर 24-25 के। तो कहने का मतलब है कि आपका करंट ईयर का टैक्स रेट यहाँ है, नेक्स्ट ईयर का TDS रेट यहाँ है, और नेक्स्ट ईयर का टैक्स रेट यहाँ पर बताया। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या रखा है कि हमें रूल बताया जाएगा कि एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकालनी है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये थर्ड पॉइंट देख रहे हो, टैक्स रेट दिया हुआ है। अगले साल जब फाइनेंस एक्ट 2024 आएगा तो ये पार्ट 3 पार्ट 1 बन जाएगा, क्योंकि ये टैक्स रेट जो 24-25 का है वही तो वहां पर 24-25 का नेक्स्ट ईयर बताया जाएगा। तो ऐसे होता है, पार्ट 3 पार्ट 1 बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है। तो ये तो थे कि हमारा फाइनेंस एक्ट कैसे काम करता है, उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट क्या होते हैं, उसमें कैसे हम इनकम निकालते हैं। इसके अलावा है इनकम टैक्स रूल्स। अब हमारा इनकम टैक्स एक्ट में ये तो बता दिया कि भैया ये है, अब उसको अप्लाई कैसे करें, कहीं कंफ्यूजन है तो उसको कैसे करें, कोई कैलकुलेशन कैसे करें, तो उन सब के लिए इनकम टैक्स रूल्स आए थे 1962 में, इसमें भी अपडेशन होता रहता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस लुक्ड आफ्टर बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT। वो बताता है कि डायरेक्ट टैक्सेस को कैसे हम देखें। CBDT मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जैसे सेबी होता है इंश्योरेंस के लिए, IRDA होता है, सेबी होता है शेयर मार्केट के लिए, IRDA होता है इंश्योरेंस के लिए। ऐसी अलग अलग बॉडी है, TRAI होता है टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए। ऐसे ही इनकम टैक्स को, डायरेक्ट टैक्सेस को देखने के लिए हमारा CBDT होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो CBDT के पास पावर है, वो रूल बना सकते हैं, है ना। और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन CBDT ने रूल बनाए हैं टाइम टू टाइम, और उन रूल का नाम क्या है, इनकम टैक्स रूल 1962। रूल्स ऑल्सो हैव सब रूल, जैसे सेक्शन के अंदर सब सेक्शन होता है, ऐसे रूल के अंदर सब रूल भी होते हैं। प्रोविजो होते हैं ना, एक्सप्लेनेशन होती है। प्रोविजो मतलब एक्सेप्शन,
और एक्सप्लेनेशन होता है उसके बारे में वो डिटेल। ठीक है, तो यहाँ लिखा है प्रोविजो मींस एक्सेप्शंस है, कंडीशंस है, गाइडलाइंस है, वैल्यूएशन। अब जैसे किसी चीज की वैल्यूएशन करनी है तो वो वैल्यूएशन कैसे करनी है वो रूल्स में बताया जाएगा। एक्सप्लेनेशन में क्लैरिफिकेशन होगी, डिटेल्स होंगी सेक्शन के बारे में। अलग अलग, एक हो गया इनकम टैक्स एक्ट, एक हो गया इनकम टैक्स रूल्स। इसके अलावा सर्कुलर और नोटिफिकेशंस होते हैं जो बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं हमारे इनकम टैक्स को कंप्यूट करने में। तो सर्कुलर किसे कहते हैं उसे समझ लेते हैं। Circular are issued by the CBDT from time to time to deal with certain specific problems and to clarify doubts regarding the scope and meaning of certain provision of act। मान लिया कोई एक्ट का एक सेक्शन है, उसमें कंफ्यूजन हो गई, एसएससी को या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपस में बहस हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, कोर्ट में पहुंच रहे हैं, मतलब ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है, तो सीबीडीटी सर्कुलर इशू कर सकता है। उन्हें लगता है इस इशू को एड्रेस करना है, हमें इस इशू के बारे में क्लेरिफाई करना है, कोई डाउट है उसे क्लियर करने हैं, तो वो सर्कुलर इशू कर सकता है। सर्कुलर कौन इशू करेगा? सीबीडीटी। सर्कुलर आर इशूड फॉर द गाइडेंस ऑफ ऑफिसर एंड एसएससी। इनकम टैक्स ऑफिसर को भी हम के लिए सर्कुलर इशू होता है, उनकी गाइडेंस के लिए भी, और एसएससी मतलब जो इनकम कंप्यूट कर रहा है उसकी गाइडेंस के लिए भी सर्कुलर इशू होता है। द डिपार्टमेंट इज बाउंड बाय सर्कुलर। डिपार्टमेंट मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो अगर कोई सर्कुलर इशू किया सीबीडीटी ने, तो उसमें कोई बात लिखी है तो डिपार्टमेंट को वो बात माननी पड़ेगी, चाहे उससे डिपार्टमेंट का नुकसान हो रहा हो तो भी उन्हें मानना पड़ेगा। While such circular are not binding on the assessee, लेकिन एसएससी के लिए बाइंडिंग नहीं है। मतलब अगर एसएससी को लगता है कि ये उसके फेवर में नहीं है, वो कह सकता है मैं नहीं मानता इस सर्कुलर को। तो सर्कुलर को मानना ना मानना एसएससी की मर्जी है, लेकिन डिपार्टमेंट को मानना ही पड़ेगा क्योंकि उसी के डिपार्टमेंट के हेड ने, सीबीडीटी ने ये सर्कुलर जारी किया है, तो उन्हें तो मानना ही पड़ेगा। They can take advantage of beneficial circular। तो जो सर्कुलर बेनिफिशियल है उसको आप मान लो, और जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है उसको आप मत मानो। ये किसके ऊपर बात अप्लाई होती है? एसएससी के ऊपर, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो मानना ही पड़ेगा। एक होता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन जो इशू करा जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है टू गिव इफेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट। कभी कभी उन्हें लगता है कि इनकम टैक्स का ये जो सेक्शन है ये हमने इस पर्पस के लिए बनाया था, लेकिन वो अप्लाई नहीं हो रहा, या कोई दिक्कतें हैं या कोई कंफ्यूजन है, तो गवर्नमेंट उस पर नोटिफिकेशन इशू कर देती है। द सीबीटी इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू मेक एन अमेंड रूल फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट बाय इशू ऑफ नोटिफिकेशन वाई विच आर बाइंडिंग ऑन बोथ डिपार्टमेंट एंड एसएससी। तो सीबीटीटी भी इशू कर सकती है नोटिफिकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है नोटिफिकेशन, लेकिन सीबीटीटी रूल को अमेंड करने के लिए या रूल बनाने के लिए एक्ट के लिहाज से इशू कर सकती है। तो मतलब अगर नोटिफिकेशन इशू हुआ है तो उसे कोई मना नहीं कर पाएगा, एसएससी को भी मानना पड़ेगा, और डिपार्टमेंट तो हमेशा ही मानेगा। सर्कुलर आपकी इच्छा है, लेकिन नोटिफिकेशन आपको मानना ही पड़ेगा। तो आपका इनकम टैक्स एक्ट हो गया, इनकम टैक्स रूल्स हो गए, सर्कुलर और नोटिफिकेशन भी हो गए जो आपके ऊपर अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा क्या क्या इनकम टैक्स निकालने में हेल्प करेगा। इसके अलावा केस लॉज भी हैं जो हेल्प करेंगे आपके इनकम टैक्स को कंप्यूट करने में। अगर किसी बात पर एसएससी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में ठन गई, नहीं, केस पहुंचा कोर्ट में, कोर्ट ने को डिसीजन दे दिया, तो वो डिसीजन अगर सुप्रीम कोर्ट का है तो वो एट पार विद लॉ है, एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन को एक्ट की तरह माना जाएगा और वो पूरे इंडिया पे अप्लाई हो जाएगा। अब अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ठीक नहीं आया है,
तो फिर उन्हें पार्लियामेंट से, दोनों हाउसेस से अमेंडमेंट करके वो पास कराना पड़ेगा। जब तक वो नहीं कराएंगे, जब तक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ही एप्लीकेबल होगी। जैसे अभी ताजा ताजा क्या हुआ, दिल्ली गवर्नमेंट में क्या हो रहा था, पहले आपको पता है जब से दिल्ली में आप गवर्नमेंट आई है तो बीजेपी और आपका आपस में 36 का आंकड़ा है और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो पहले क्या होता था कि पहले यहाँ पर दिल्ली में बीजेपी की भी गवर्नमेंट रही है, कांग्रेस की भी गवर्नमेंट रही है। तो एक सिस्टम है, क्या सिस्टम है, क्या चलता हुआ आता है कि अगर कोई भी फाइल है, कोई भी हमारे एक्चुअल में दिल्ली जो है ना, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे ऑफिसेज हैं, सारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह के हाउसेस हैं। तो वहां का लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंडर में रखना चाहती है, और वो जरूरी भी है, क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होगा तो थ्रेट है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को इतनी पावरफुल नहीं होती जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसी भी इंफॉर्मेशन होती है जो स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होती। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन चीजों पर जल्दी से रिएक्ट कर सकती है। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और सिक्योरिटी सेफ्टी कैपिटल ऑफ इंडिया के लिए सब दिल्ली पुलिस किसके अंडर में, सेंट्रल गवर्नमेंट के। इसके अलावा ये बोला गया था शुरुआत से क्या था कि अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है तो वो, अगर गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो वो जो एलजी हैं वहां के, जो उप राज्यपाल जिसको बोलते हैं, वो हर एक स्टेट के अंदर क्या होता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर है और एक प्रेसिडेंट है। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर ज्यादा पावरफुल है एक्चुअल में, क्योंकि सारे डिसीजन वो ही लेता है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसने पावर ज्यादा राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट को दे रखी है, लेकिन वो पिक्चर में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जनरली प्रेसिडेंट भी सब लोग यही चुनते हैं। प्रेसिडेंट चाहे तो कोई भी बड़ा डिसीजन प्राइम मिनिस्टर का पलट सकता है। इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वो तीनों आर्मी का भी चीफ है, वो किसी को भी हटा सकता है। तो सुप्रीम पावर इंडिया में प्रेसिडेंट के पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर भी कुछ होता है तो प्रेसिडेंट से ही वो अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो प्राइम मिनिस्टर किससे अप्रूवल लेता है? प्रेसिडेंट से। अगर प्रेसिडेंट अपोजिशन पार्टी का आ गया ना, तो प्राइम मिनिस्टर की ऐसी की तैसी हो जाएगी, क्योंकि वो कोई भी चीज अप्रूव ही नहीं करा पाएंगे। ये हाल दिल्ली में है। दिल्ली में क्योंकि जो हमारे गवर्नर हैं हर एक स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में, जो भी गवर्नर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चालाकी करती है कि जिस स्टेट में उनकी अपनी गवर्नमेंट नहीं है, वहां ऐसा बंदा भेजती है जो नाक में दम करके रखे वहां की गवर्नमेंट में। उसका एक फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा तो यह है कि जब नाक में दम करके कोई रखेगा तो गड़बड़ नहीं होगी, ढंग से काम करेंगे। गड़बड़ क्या है कि वो काम सही से करने ही नहीं देंगे उनको। तो दोनों ही बातें हैं। तो ये क्या करते हैं, गवर्नर अपने हिसाब से, गवर्नर का मतलब एक तरीके से गवर्नर या प्रेसिडेंट कोई बन गया तो उसका पॉलिटिकल करियर खत्म। वो लास्ट पोस्ट होती है, उसके बाद खत्म। उसके बाद वही बन सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि गवर्नर स्टेट में उससे बड़ा कोई नहीं है, और प्रेसिडेंट में कंट्री से बड़ा उससे कोई नहीं है। तो गवर्नर प्रेसिडेंट बन सकता है बस, और कुछ नहीं। और प्रेसिडेंट एक बार बन गया तो या तो प्रेसिडेंट ही दोबारा बनेगा या नहीं, खत्म। तो इसलिए किसी का पॉलिटिकल करियर खत्म करना हो तो उसे प्रेसिडेंट बना दो, उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकता, खत्म हो जाए। तो अब क्या है, दिल्ली में जो हमारा राज्यपाल साहब है, गवर्नर साहब है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, कुछ भी अगर क्या था उनके कंट्रोल में नहीं था, जो भी सारे के सारे ऑफिसर हैं गवर्नमेंट के, उनको ट्रांसफर उनके कंट्रोल में नहीं था। इन्होंने क्या करना शुरू करा अपने आप से, अरे हम नहीं मानते, क्योंकि हम नहीं मानते जी, इन्होंने ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कहीं नहीं लिखा हम नहीं कर सकते, हमें जरूरत नहीं है राज्यपाल से
गवर्नर से परमिशन लेने की, और इन्होंने करना शुरू कर दिया। अब इन्होंने कहा कि ये थ्रेट है, क्योंकि एक सिस्टम क्या होता है, दिल्ली एक कंप्लीट स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, तो इसका कोई ऑफिसर ट्रांसफर होगा ना, तो यूनियन टेरिटरी से ही ट्रांसफर होगा वहां। तो यूनियन टेरिटरी में, हर एक यूनियन टेरिटरी में सेंट्रल गवर्नमेंट का हिसाब है, तो यही हिसाब लगाएगी इसको कहाँ भेजा जाए, यहाँ। इन्होंने अपने आप से ही करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा ये क्या हो रहा है, और एक सेफ्टी और सिक्योरिटी भी है, वो भी थ्रेट है। अब इन्होंने करना शुरू कर दिया, तो अब क्या करें। तो इन्होंने कहा अब लिखा हुआ कहीं है नहीं, इसलिए कह रहे हैं जी कहाँ लिखा हमें बताओ, कहीं नहीं लिखा। तो क्या करते हैं, अब जब लॉ कब बनेगा, पहले बिल आएगा, फिर वो कानून पास होगा दोनों हाउसेस में, लोकसभा राज्यसभा में, और उसके बाद क्या बनेगा, वो एक्ट, जब उस पर प्रेसिडेंट साइन करेंगे। और अगर अभी हमारा लोकसभा राज्यसभा का सेशन नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि अगर हमारा राज्यसभा, लोकसभा, या जो स्टेट असेंबली होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट की होती है, विधान परिषद बोलते हैं, विधानसभा, वो नहीं चल रही है, तो ये एक अध्यादेश ला सकते हैं। मतलब कि कानून पास होगा बाद में, अभी से एप्लीकेबल हो जाएगा, हमने ये लाया जी, इमीडिएट इफेक्ट से। तो इन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बीजेपी की, एनडीए की गवर्नमेंट ने क्या करा, एकदम से एक लॉ ले आए और इमीडिएट इफेक्ट से अप्लाई कर दिया कि दिल्ली में जो है स्टेट गवर्नमेंट, ये किसी ऑफिसर को नहीं कर सकते ट्रांसफर, एलजी ही करेंगे, वो ही उनकी साइन होंगे। अभी आग लग गई, मिर्चें लग गई इनको, ये क्या हो गया। केजरीवाल साहब पूरे इंडिया में हर एक इस चीफ मिनिस्टर के पास घूम कर आए, मिलकर आए, इन्होंने सबसे बातचीत करी, हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर से, कि जब ये लोकसभा राज्यसभा में अध्यादेश पास कराने के लिए आएंगे तो आप इसके अगेंस्ट में वोटिंग करना, ये गिर जाएगा और ये पावर हमारे हाथ में ही रहेगी। इन्होंने बहुत कोशिश करी, लेकिन अभी मानसून सेशन हुआ और वो गवर्नमेंट ने पास करा लिया कानून। अब कानून पास हो गया और अब स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, जो भी ऑफिसर है उनको कुछ नहीं कर पाएगी। तो केस लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी ने, कोई गवर्नमेंट ने, ये पूरा सिस्टम चलता है। अब मान लिया क्या हुआ, यूपी में है, यूपी हाई कोर्ट ने एक डिसीजन पास कर दिया, तो वो यूपी पर अप्लाई हो जाएगा। अब गवर्नमेंट चाहती है, अब एक, अगर सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया ये सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं आप कर सकते हो, तो गवर्नमेंट उसको सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन खत्म करने के लिए नया लॉ लाएगी। और सुप्रीम कोर्ट का लॉ तभी तक है, केस तभी तक वैलिड है जब तक कोई नया कानून नहीं आ जाता उसका, क्योंकि सुप्रीम पावर इंडिया में कौन है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। तो केस लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। केस लॉ रिफर टू द डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट। द स्टडी ऑफ द केस इज एन इंपॉर्टेंट एंड अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ इनकम टैक्स लॉ। आप जब सीए फाइनल पढ़ेंगे ना, फाइनल में केस लॉ भी याद करने पड़ेंगे आपको। जो केस लॉ असल में क्या होता है, मान लिया एक सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, वो पूरे इंडिया पे अप्लाई हो गया और गवर्नमेंट एग्री करती है, ठीक है ये डिसीजन हम भी यही चाहते थे, तो अब वो है ना, कानून में चेंज नहीं करते। ठीक है चल रहा है, तो गवर्नमेंट, भाई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, वही हम चाह रहे हैं, चलने देते हैं। कई बार चाहे तो कानून में डाल दे, ना तो ना डाले। तो इनकम टैक्स की स्टडी करने के लिए हमें केस लॉ भी पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन फाइनल लेवल पर, अभी नहीं। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर पार्लियामेंट टू कंसीव एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल इशू। बहुत सारे इशू हैं, अब हर एक पे वो क्या करेंगे, कहेंगे सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है, डिसीजन दे रही है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, हाई कोर्ट के डिसीजन भी काम आते हैं। Hence the judiciary will hear the dispute between the assessee and the department and give decision on various issues। आगे हमारा लास्ट में है, बहुत ही लास्ट में है, वो आपके कोर्स में भी नहीं है, फाइनल में है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं होता क्या है। आप असेसी हैं और आप
के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसा किया, आपको बुरा लगा और आपको लगा आपके साथ ठीक नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? आपको लगा नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गलत किया मेरे साथ, तो आप क्या करोगे? आपके पास दो ऑप्शन है, CIT अपील्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, उसके पास जाकर के अपील करिए, या दूसरा होता है कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। तो उसमें इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल होता है, लोकल बेसिस पर होता है, वहां केस हार जाए तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो, वहां केस हार गए तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ। कानून का क्या मतलब है उसके बारे में कंफ्यूजन है, तो वो तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करता है आपकी पिटीशन, और अगर वैसे ही आपस में किसी मुद्दे पे वाद विवाद है उसे रिजेक्ट कर देता है, ऐसे नहीं लेता है। तो अब क्या होता है कि आप के पास ये दो रास्ते होते हैं जाने के लिए। तो आप अगर इस तरह हो गए हो तो ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, यहाँ है तो ऑप्शन नहीं, इन्होंने जो डिसाइड किया वो मान लिया। तो मान लिया आप गए और आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, यहाँ पर आए, अब आपका क्या होता है, ये लोअर कोर्ट है, अगर एसएससी हार जाता है केस तो वो अगले हाई कोर्ट में चला जाता है, और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हार जाता है तो वो हाई कोर्ट में चला जाता है, तो ये लंबा केस खिंच जाता है इधर। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट और एसएससी के बीच में जब डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट ही उसके बारे में बातें करता है। द सुप्रीम कोर्ट एक एपेक्स कोर्ट है कंट्री का, और जो वो एक जो कहता है वो लॉ ऑफ द लैंड बन जाता है। द डिसीजन गिवन बाय वेरियस हाई कोर्ट विल अप्लाई टू द रेस्पेक्टिव स्टेट्स, जो उनके दायरे में आता है। यूपी हाई कोर्ट का डिसीजन कहां पर अप्लाई होगा? यूपी में। ये बात अलग है कि मान लिया महाराष्ट्र हाई कोर्ट को कोई डिसीजन लेना है तो वो यूपी हाई कोर्ट का डिसीजन की हेल्प ले सकता है, और वो कह सकता है वहां का जो डिसीजन है वही हम देते हैं, चाहे तो अपना अलग डिसीजन भी दे सकता है। तो हो सकता है एक स्टेट में कानून कुछ अलग हो, एक में अलग हो, क्योंकि वहां का हाई कोर्ट का अलग डिसीजन है, वहां का अलग है। ऐसे फिर हर एक हाई कोर्ट स्टेट में जाएंगे तो कई बार फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वो डिसाइड कर। ये तो था केस कोर्ट वगैरह का हिसाब। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टैक्सेस के रेट क्या है, जो आपको नोट करने हैं अपने पास में और समझने भी हैं। तो टैक्स के रेट क्या है? तो रेट्स प्रेस्क्राइब अंडर सेक्शन 115 BAC आर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन। तो अब ये चेंज हुआ इस साल से, और सेक्शन 115 BAC में जो टैक्स रेट बोले हैं उसे डिफॉल्ट टैक्स रेट बोल दिया गया। सेक्शन 115 BAC कंसेशनल रेट बताता है इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI के लिए और आर्टिफिशियल पर्सन के लिए। इसमें कुछ एग्जम्पशंस और डिडक्शंस नहीं मिलती हैं, आपको अलाउ नहीं है कुछ एग्जम्पशन और डिडक्शन। लाइक लीव ट्रेवल कंसेशन, ये सैलरी में मिलती है। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से मिलती है। डिडक्शन अंडर द चैप्टर 6 से, ये पांचों हेड की इनकम ऐड करने के बाद जो हमने बोला था सेक्शन 80C से 80U तक, लेकिन उसमें 80CCD सबसेक्शन 2, 80CCH और JJAA ये 3 डिडक्शन मिलेंगी। इन 3 डिडक्शन के अलावा और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। The rate given under section 115 BAC are the default tax rate unless the assessee exercise an option to shift out of the said regime। तो इस सेक्शन से अलग होने के लिए आप बोलेंगे तो ही माना जाएगा, नहीं तो डिफॉल्ट यही अप्लाई होगा। इसमें 3 लाख रुपए तक आपके फ्री हैं, साल के 3 लाख रुपए की इनकम। कौन सी इनकम? पांचों हेड की इनकम ऐड करके, सब टैक्स डिडक्शन लेस कराकर जो भी है, फाइनली आपकी जो पांचों हेड की इनकम और डिडक्शन वगैरह जो अलाउ है, उसके बाद ये 3 डिडक्शन अलाउड है, इसके बाद में टोटल 3 लाख रुपए तक फ्री है। तो 3 लाख रुपए तक की इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, और ये है टैक्स रेट। इस टैक्स रेट को आपको नोट करना पड़ेगा, मैं समझा देता हूं। शुरू के 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं है, 3 से 6 लाख पर 5% है। अब 6,50,000 अगर आपकी इनकम है तो 3 से 6 पे 5% ही है, और 6 से ऊपर जो 50,000 है उसी पर 10% टैक्स लगेगा। इसे स्लैब रेट बोलते हैं।
तो 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 लाख 20% और 15 लाख से ऊपर 30%। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए जल्दी से। अब इस सेक्शन 115 बीएसी के ये कम जो टैक्स रेट है, ये अमाउंट कम है, पता है, ये टैक्स रेट की अमाउंट बहुत कम है। 3-3 लाख रुपए का जो डिफरेंस है, 5, 10, 15, 20 और 20 के बाद 30 है, 20 के बाद 25 नहीं है। याद रखिएगा, 5, 10, 15, 20 और 30% है और 3-3 लाख का डिफरेंस है। ये काफी कम टैक्स रेट है पहले के मुकाबले, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। क्या? सर्टेन डिडक्शन एग्जम्पशन विल नॉट बी अलाउड। आपको कुछ डिडक्शंस एग्जम्पशंस नहीं मिलेंगी। वो लिस्ट है, ये अभी आपको बहुत ज्यादा समझाने का फायदा नहीं है क्योंकि आपने अभी आगे कुछ पढ़ा नहीं है। जैसे जैसे जो जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उन सब में मैंने साथ के साथ असाइनमेंट में लिखा है कि ये चीज यहाँ पर अलाउ है और यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ सैलरी में को डिडक्शंस हैं वो अलाउ नहीं है, ठीक है। तो ये हम ग्रेजुअली धीरे धीरे कवर कर लेंगे। जो एडिशनल पॉइंट है इनमें लिखा है टोटल इनकम जो आएगी without set off of any loss brought forward for or depreciation from any earlier assessment year। देखिए मैंने आपको बताया भी था, सपोज आपको इस साल लॉस हो जाए तो आप इस लॉस का क्या करेंगे? आप इस लॉस को नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड कर देंगे और नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट से इस लॉस को सेट ऑफ कर लेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी ये मना कर रहे हैं, मतलब ये क्या कर रहे हैं, ऊपर से तो दिखा रहे हैं कि टैक्स रेट कम है, लेकिन अंदर ये कह रहे हैं ये भी अलाउ नहीं है, ये भी अलाउ नहीं है, ये भी अलाउ नहीं है, ये भी अलाउ नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बीच में गड़बड़ करी है। तो ये कह रहे हैं पुराना लॉस या डेप्रिसिएशन वो भी हम सेट ऑफ नहीं करेंगे। वेयर सच लॉस और डेप्रिसिएशन इज एट्रीब्यूटेबल टू एनी ऑफ द डिडक्शन लिस्टेड इन वन अबव। जो पहले लिस्टेड लिस्ट बनाई है डिडक्शंस, उन सब चीजों से रिलेटेड हैं तो हम अलाउ नहीं करेंगे। Such loss and depreciation would be deemed to have been already given effect to and no further deduction will be allowed। तो हम वो अलाउ नहीं करने वाले हैं। Where income tax on total income of assessee is computed under this section and there is a depreciation allowance in respect of block of asset under section 32। ये पीजीपीपी का एक चैप्टर बताया था आपको, बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम। क्योंकि हम बिजनेस करते हैं तो वहीं पर ही हमें डेप्रिसिएशन का खर्चा अलाउड होता है। तो वहां पर हमें दो टाइप के डेप्रिसिएशन मिलते हैं, बेसिक एक एडिशनल। हम इंडिया अब मैन्युफैक्चरिंग में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पहले नहीं था इतना, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा था, हम आपको दो टाइप का डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे। आपको पता है डेप्रिसिएशन से प्रॉफिट कम होता है और प्रॉफिट कम होने पर क्या होगा, टैक्स भी कम होगा। तो इन्होंने क्या कहा, आप नई मशीन खरीदोगे तो हम एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको देंगे। तो वो लिखा है एडिशनल डेप्रिसिएशन जो मिलता है ना। तो लिखा है वेयर इनकम टैक्स असेसी ने कंप्यूट किया है और एडिशनल डेप्रिसिएशन है विच हैज नॉट बीन गिवन फुल इफेक्ट प्रायर टू असेसमेंट ईयर 24-25 एंड विच इज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ इन 24-25 ड्यू टू दिस। मतलब ये भी उसी के बारे में बोल रखा है कि वो भी अलाउ नहीं होगा। ये अभी हम पीजीपीपी के चैप्टर में इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल मैं आपको पीजीपीपी के चैप्टर में जब आऊंगा तो मैं ये आपको वापस से कराऊंगा, क्योंकि ये चीज ऐसी है जो उससे रिलेटेड है और अभी आपको समझ में आने वाली नहीं है। बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी है जो आपको अभी समझ में नहीं आएंगी, उस चैप्टर में ही समझ में आएंगी, ठीक है। अब आपका एक सेक्शन है, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। ये सेक्शन याद रखना पड़ेगा आपको,
याद हो भी जाएगा और आपको ये सेक्शन का नाम याद भी रखना। सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में ये बता रखा है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल करनी है, कब फाइल करनी है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न कब गवर्नमेंट के पास जमा करानी है। तो टाइम लिमिट बेसिकली उससे पहले ही तो आप बोलोगे, भाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद थोड़ी ना बोलोगे आप। तो टाइम लिमिट क्या है, आप डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम से बाहर जाना चाहते हैं। इन केस ऑफ असेसिंग हैविंग नो बिजनेस इनकम, आपकी कोई बिजनेस, देखो जब बिजनेस इनकम होती है ना तो इनकम टैक्स कंप्यूट करना थोड़ा टिपिकल होता है, और ज्यादातर एसएससी ऐसे भी होते हैं जिनकी बिजनेस की इनकम नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है या सैलरी की इनकम, तो उनके लिए कंपैरेटिवली बहुत इजी है अपनी इनकम को कंप्यूट करना। इसीलिए इन्होंने कहा है जिनकी इनकम नहीं है बिजनेस की, वेयर सच इंडिविजुअल एचएफ वगैरह हैविंग नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो उनके पास टाइम है शिफ्ट करने का आउट ऑफ द डिफॉल्ट, एंड सच ऑप्शन हैज टू बी एक्सरसाइज अलोंग विद द रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स फर्निश्ड अंडर सेक्शन 139(1). तो वो कह रहे हैं जब आप 139(1) के हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 हम पढ़ेंगे, लेकिन उसमें ये लिखा है कोई इंडिविजुअल है तो उसे 31 जुलाई असेसमेंट ईयर की 31 जुलाई तक अपनी आईटीआर फाइल करनी है। आपका साल खत्म होता है 31 मार्च, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने आपको मिल जाएंगे, और उन 4 महीनों में आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी रिटर्न बना सकते हो, फाइल कर सकते हो, और जब रिटर्न फाइल करोगे तो आप कह सकते हो कि हम डिफॉल्ट टैक्स से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, इन इफेक्ट सच इंडिविजुअल, मैं इंडिविजुअली बोल रहा हूं इन सब की जगह, कैन चूज वेदर और नॉट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग इन ईच प्रीवियस ईयर। हर साल आप कह सकते हो मुझे इस साल इसमें रहना है, इस साल उसमें जाना है, इस साल इसमें रहना है, इस साल उसमें जाना है, ये आप हर साल चूज कर सकते हो। He may choose to pay under default regime in 1 year and exercise option to shift in another year. आपके बिजनेस की इनकम नहीं है, आप जब चाहे हर साल इधर उधर कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा है, अगर आपकी इनकम है बिजनेस की, तो अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपकी बिजनेस की इनकम है तो आपके पास ऑप्शन है शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट रिजाइम अंडर दिस सेक्शन, एंड द ऑप्शन हैज टू एक्सरसाइज ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अंडर द सेक्शन 139(1). यहां तक तो सेम बात चल रही है फॉर फर्निशिंग रिटर्न फॉर प्रीवियस ईयर, एंड once such a option is exercised it would apply to subsequent assessment year. एक बार आपने अगर बोला कि हम डिफॉल्ट से बाहर जा रहे हैं तो फिर बाहर ही रहो, फिर अंदर नहीं आओगे तुम, तो फिर अगले सालों में वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो बिजनेस इनकम नहीं है तो आप जब मर्जी आना जाना कर सकते हो, बिजनेस इनकम है तो आपसे एक बार बाहर गए तो फिर वापसी नहीं है। Such person who has exercised the above option of shifting out of the default regime for any previous year shall be able to withdraw such option only once and pay tax under the default regime under for a previous year other than the year in which was exercised. तो आप एक बार बाहर चले गए तो बाहर ही रहोगे, लेकिन आपको एक मौका केवल मिलेगा डिफॉल्ट में आने का फ्यूचर में। ठीक है, हाँ, देयर आफ्टर सच पर्सन shall never be eligible to exercise option under this section except where such person ceases to have any business. नहीं, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप एक साल में आप डिफॉल्ट में आ पाओगे, वरना हमेशा पुराने में ही चलोगे, या तो बिजनेस भी बंद हो जाए आपका तो वापसी आ पाओगे, नहीं तो बस आप एक बार यहां से बाहर निकले तो पुराने में ही रहोगे। बस एक ही बार आप डिफॉल्ट में आ पाओगे, एक बार, एक साल बस, अदरवाइज नहीं। अब एक होता है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अब ये क्या होता है, हल्का सा आपको बेस बताता हूं। आपके इनकम, आप क्या कर रहे हो, बिजनेस इनकम दिखा रहे हो, मान लिया 5 करोड़,
और इनकम टैक्स वालों को इनकम दिखा रहे हो नील और टैक्स दे रहे हो नील। बिजनेस में इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट दिखा नहीं रहे, टैक्स दे नहीं रहे, और बिजनेस में अपनी अकाउंटिंग में, अकाउंट में बिजनेस भरपूर प्रॉफिट दिखा रहे हो, डिविडेंड दे रहे हो, सारे काम कर रहे हो, और इनकम टैक्स देते हुए आप कहते हो जी प्रॉफिट नहीं है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा ये नहीं चलेगा, आप नॉर्मल इनकम टैक्स का टैक्स निकालिए, हम उसको कंपेयर करेंगे आपकी अकाउंटिंग के टैक्स से, और उसका टैक्स रेट अलग है, मान लिया 7.5%। तो उस बिजनेस के प्रॉफिट पर 7.5%, क्योंकि बिजनेस का प्रॉफिट तो बिजनेस, अकाउंटिंग प्रॉफिट तो अकाउंटिंग के रूल से निकाला है, और इनकम टैक्स का प्रॉफिट इनकम टैक्स के रूल से निकाला है। तो आपने टैक्स प्लानिंग, टैक्स के लूप होल्स देख दाख के आपने टैक्स निकाला 0 इनकम टैक्स में, और अकाउंटिंग के हिसाब से आपका आ रहा है 5 करोड़। तो हम 5 करोड़ का 7.5% या टैक्स के हिसाब से जो आया है वो, दोनों में से जो भी ज्यादा है वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन लेकिन इन्होंने क्या कहा कि अगर आप सेक्शन 115 बीएसी को चुनते हैं तो आपको ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है कि आप के लिए ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का टेंशन ही खत्म उसका। इज नॉट लाइबल टू ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 115 जेसी। तो उन्हें एएमटी नहीं देना है, और एएमटी नहीं देना तो एएमटी का क्रेडिट भी नहीं है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एएमटी क्रेडिट? देखो मान लिया 1 ईयर, फर्स्ट ईयर में आपकी अकाउंटिंग के हिसाब से टैक्स पड़ा 50,000, और टैक्स इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स पड़ा आपका 40,000। ये है एएमटी, है ना? तो क्या कहते हैं कि आपको टैक्स 50,000 का जमा कराना पड़ेगा। अब आप असेसी होगा, कहोगे जी हमारा तो 40,000 बैठता है, आपके रूल के हिसाब से 40 बैठता है, क्यों ले रहे हो 50? क्या जी 50 ही देना पड़ेगा। अब अगला साल आया, नेक्स्ट ईयर, अकाउंटिंग के हिसाब से टैक्स बैठ रहा 50,000, और इनकम टैक्स के हिसाब से बैठ रहा है 52,000, 52,000। तो अब टैक्स कितना देना पड़ेगा? 52। तो अब बस ऐसे ही कहेगा, एक बात बताओ, मेरे से तुमने 10,000 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए, और ये कहकर लिए कि कम से कम हम ये वाला लेंगे, कम से कम। कह रहे अब यार 50,000 जो है वो ले लो, ये जो 2,000 रुपए है मैं इसमें से सेट ऑफ करूंगा जो मैंने एक्स्ट्रा दिए थे। मेरे से पिछले साल 10,000 फालतू में लिए ना तुमने, अब मैं 2,000 रुपए उससे सेट ऑफ करूंगा। तो ये अलाउड होता है सेट ऑफ करना। तो यहां ये लिखा है कि जब एएमटी ही नहीं है तो एएमटी का क्रेडिट का भी मतलब नहीं है। तो इसीलिए लिखा है ना एएमटी होगा 115 बीएसी में डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में, और ना ही एएमटी का क्रेडिट होगा। बात समझ में आती है? आपके कोर्स में बहुत ज्यादा एएमटी नहीं है, फाइनल लेवल पर ज्यादा आता है। अभी इसके बारे में बस ये है कि आपको पता होना चाहिए ये क्या है। इट में बी नोटेड कि जो भी इंडिविजुअल है नॉट हैविंग बिजनेस इनकम, और जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है इंक्लूडिंग प्रोविजन रिलेटेड टू एएमटी, if applicable under normal provision may be computed every year both in accordance with the regular provision and in accordance the 115 BAC in order to determine the more beneficial। ये कह रहे हैं कि अब जो जिसकी बिजनेस की इनकम नहीं है वो तो हर साल किसी में भी जा सकता है, तो क्या करेगा वो हर साल दोनों के हिसाब से टैक्स निकालेगा, जो फायदे का सौदा होगा उसकी तरफ चला जाएगा वो, है ना? Accordingly such person may decide whether to pay under default or 115 BAC। तो वो हर साल क्या करेगा, एक इंडिविजुअल हर साल चेक करेगा कि मैं क्या करूं। एक एग्जांपल देखते हैं इसको समझने के लिए। मिस्टर एक्स है, उनकी टोटल इनकम है 16 लाख, ठीक है, कंप्राइजिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट ऑन एफडी, मतलब बिजनेस की इनकम नहीं है, तो वो जा सकते हैं इधर उधर। कंप्यूट हिज इनकम टैक्स लाइबिलिटी फॉर 24-25 असेसमेंट ईयर अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। तो क्या आएगा, देखो हमने क्या बताया,
16 लाख रुपए है ना। फर्स्ट 3 लाख पर तो टैक्स कुछ भी नहीं लगेगा, पहले 3 लाख पर। ये क्या है, 0 से 3 लाख है ना, 0 से 3 लाख, फर्स्ट 3 लाख पे 0। अब 3 लाख से 6 लाख, अगले 3 लाख पर कितना लगेगा, 5%, तो कितना हो गया 15,000। अब 6 लाख से 9 लाख, अगले 3 लाख पर 10%, 30,000 है ना। फिर 9 से 12 लाख, अगले 3 लाख पर 15%, 45,000। अब 12 से 15 लाख, अगले 3 लाख पर 20%, 60,000। अब 15 लाख से ऊपर 16 लाख है, तो 15 लाख से 16 लाख, नेक्स्ट 1 लाख। अब 20 के बाद 25% नहीं आता, 20 के बाद 30% आता, 30,000। तो अब हम टोटल करेंगे, ये क्या आएगा, 1,80,000। अब इसके ऊपर एक ऐड होता है सरचार्ज, अभी बताऊंगा। सरचार्ज होता है टैक्स के ऊपर टैक्स, और सरचार्ज इस पे नहीं लगेगा। वो क्यों नहीं लगेगा अभी पता चल जाएगा आपको। तो ये आ गया 1,80,000, और सरचार्ज के ऊपर लगता है सेस, ठीक है, सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और ये फिक्स है 4%, ये सबको देना ही देना है। तो 1,80,000 का 4%, तो ये 7,200 हो गया। तो आपका जो टैक्स है वो 187,200 आया। तो 1,87,200 रुपए का आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में 115BAC में है। इसमें कोई टेंशन है आप लोगों को। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, देखो सेस और टैक्स में फर्क होता है। जो टैक्स है उसका पैसा गवर्नमेंट कहीं पे भी यूज कर सकती है। जो सेस होता है ना, उस सेस से पहले नाम होता है कि ये सेस किस चीज का है। जैसे ये पहले क्या होता था, ये एजुकेशन सेस होता था बहुत पहले 2%, फिर 3% हुआ, फिर 4% हुआ। जब 4 हुआ तो इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बोल दिया। इसका मतलब ये जो पैसा जा रहा है, इस पैसे का हिसाब अलग होगा। गवर्नमेंट के पास 7,200 का हिसाब अलग रखा जाएगा, 180 का अलग। और ये जो 7,200 है, इसका पैसा केवल 2 चीजों के लिए यूज होगा, या तो हेल्थ के लिए या एजुकेशन के लिए, और किसी तीसरी चीज के लिए इस पैसे का इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन जो बाकी का पैसा उसका गवर्नमेंट जहां मर्जी यूज करे, जैसा मर्जी यूज करे। तो ये सेस लिया गया है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ और एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में ना जाकर ऑप्शनल में जाएं। जो पहले डिफॉल्ट होती थी, इस साल से ऑप्शनल हो गई। वो क्या टैक्स रेट है, तो टैक्स रेट क्या है, हर साल जो आता है स्लैब रेट 24-25 का क्या है इंडिविजुअल के लिए, आप लिखिए इंडिविजुअल। ये है कि ऑप्शनल टैक्स रिजीम, ऑप्शनल टैक्स रिजीम। इसमें टैक्स रेट क्या है, इंडिविजुअल, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट क्या होता है, ये अगले चैप्टर में सीखेंगे। वो इज द एज ऑफ लेस देन 60 ईयर्स, 60 साल से कम एज है, ऑन द लास्ट डेट ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। हमारा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है, 23-24। तो 31 मार्च 2024 को 60 साल का ना हो, तो उस पर ये टैक्स रेट लगेंगे। शुरू के 2.5 लाख तक कुछ नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख सीधा 20%, और 10 लाख से ऊपर सीधा 30%। तो अगर हम इसे डिफॉल्ट टैक्स वाले से देखें तो बहुत ज्यादा टैक्स रेट है ये, लेकिन इसमें बहुत सारी डिडक्शंस हैं जो उसमें नहीं है ना। इसके बाद आप ये आराम से नोट करना, 60 साल से 80 साल के लिए ये शुरू के 2.5 लाख की जगह क्या है, 3 लाख, बाकी सेम है, बाकी सेम है। और अगर आप 80 साल से ऊपर के हैं, तो 80 साल से ऊपर के हैं तो आपके शुरू के 5 लाख फ्री हैं, बाकी सब सेम। तो सीधा इनका 20% आ रहा है। टैक्स रेट में कोई चेंज नहीं है, बस शुरू की एग्जाम्पशन लिमिट में चेंजेस है।
clarification regarding attaining prescribed age on 31st March itself in case of senior or very सीनियर सिटीजन कौन है जो 60 से 80 का है, वेरी सीनियर सिटीजन है जो 80 साल या उससे ऊपर का है। तो इन केस उनका डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल, मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल, तो 31 मार्च को वो कह रहे हैं जी 1 अप्रैल डेट ऑफ बर्थ है हमारा, लेकिन 31 मार्च को तो हम हो गए 80 साल के पूरे। भाई एक उस दिन तो हम एक दिन और एक्स्ट्रा आ जाता है ना नए साल का, तो इस साल का हम 31 मार्च को हो जाता है। वो कहने जी हम तो हो गए, तो एक नोटिफिकेशन आया और उनसे कहा हम आपको मान लेंगे, आप 60 साल 80 साल के हो गए, 1 अप्रैल को डेट ऑफ बर्थ है तो भी हम मान लेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। कुछ इनकम ऐसी हैं जिस पर स्पेशल टैक्स रेट होते हैं, और ये अगेन अभी आपको मैं बताऊंगा, तो आपको कोई मतलब नहीं है और ना ये आपके मतलब का है, ना आपको समझ में आएगा, ना उसका कोई यूज है। तो ये आपके अभी यूज का नहीं है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं। लेकिन ये वैसे क्या है, जैसे लॉटरी इनकम होती है, आपकी लॉटरी लग गई, आप कौन बनेगा करोड़पति में जीत गए, आप ऑनलाइन गेम में जीत गए, सट्टेबाजी में जीत गए, तो टैक्स रेट 30% फ्लैट है अंडर सेक्शन 115 बीबी। वो 5, 10, 20 कुछ नहीं है भैया, सीधा 30% है। क्या वो जीएसटी है भैया, वो जीएसटी है, ये इनकम टैक्स है। देखो आपने ऑनलाइन गेम खेले, उसमें पैसा लगाया, उस पर जीएसटी है क्योंकि वो आप सर्विस यूज कर रहे हो, ये इनकम टैक्स है। आपने 1 लाख लगाए 5 लाख जीत गए, वापस आ गए, 1 लाख लगाए 5 लाख वापस आ गए, तो जो 4 लाख की इनकम है वो इनकम टैक्स देना पड़ेगा आपको, वो 30% फ्लैट है, वो जीएसटी है भाई, वो जीएसटी का मैटर है। वो जीएसटी के रूल हैं कि जो आप पैसा लगाओगे निकालोगे किस पे, वो जीएसटी के अलग रूल है, वो जीएसटी है। ये इनकम टैक्स है, यहाँ इनकम की बात हो, ठीक है ना। तो आपको इनकम हुई है, अगर लॉटरी लग गई आपकी, फ्लैट 30%। ऑनलाइन गेम, ये नया सेक्शन आया है, 30% फ्लैट। और आपके ऊपर छापा पड़ा, रेड पड़ी और कोई इनकम निकल के रही तो 60%। ऐसे अलग अलग टैक्स रेट है स्पेशल चीजों के, तो वो जब हम रेस्पेक्टिव चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी आपको पता नहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, तो वो कैपिटल गेन के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तो फिर अभी उसके बारे में बातचीत करने का कोई सेंस नहीं है। लेकिन ये जब ये इसलिए फिर हम डाल क्यों रहे हैं इसको यहाँ, इसको हम इसलिए डाल रहे हैं कि जब आप इस चैप्टर का रिवीजन करोगे, तब तो पूरा पढ़ने के बाद जब रिवीजन करोगे तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी। मैंने कहा था सरचार्ज लगता है, सरचार्ज क्या होता है, टैक्स जो निकल के आया उस टैक्स के ऊपर टैक्स, तो ये कब लगता है, तो ये मोटे तौर पर ऊपर ऊपर से देख लेते हैं अभी, कि आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, आपकी इनकम 50 लाख, ये अमीर लोगों के ऊपर और टैक्स है। 50 से 1 करोड़ की इनकम है तो 10%, डिटेल में हम देख लेंगे क्योंकि अभी आपको ये सारी चीजें बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं पता है। अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो 15%, और 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25%। लेकिन कुछ चीजें हैं जिन पे 15% से ज्यादा का सरचार्ज नहीं लगेगा, वो बता रहा। मार्जिनल रिलीफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये अलग अलग जगह होती है। कैसे, देखो आपकी यहां पर क्या लिखा है, मोर देन 50 लाख की इनकम है तो आपको 10% का सरचार्ज लगेगा। मान लिया आपकी टैक्सेबल इनकम है 50 लाख, तो 50 लाख पे टैक्स कितना लगेगा बताओ, शुरू के 3 लाख पर नील,
नेक्स्ट 3 से 6 लाख पर 3 लाख पर 5%, कितना? 15,000। 6 से 9 3 लाख पर 10%, 9 से 12 लाख पे, और 12 से 15 लाख पे कितने परसेंट है ये? 20। और 15 लाख से ऊपर कितना हो गया? 35 लाख पे 30%, कितना? 10,50,000। 10,50,000 है वो टोटल। अब 50 लाख की इनकम पे आपका टैक्स कितना पड़ रहा है? 12 लाख। इसमें कोई टेंशन? सपोज आपकी इनकम हो गई 50,100,000 या 50,01,000, तो अब सरचार्ज भी लगेगा। अब यहां पर 10 लाख, ये 35,01,000 हो जाएगा ना। 1,000 पे 30%, 300 एक्स्ट्रा आएंगे तो 12,03,000 आएंगे। 12,03,000 पे 10% का सरचार्ज लग जाएगा, कितना? 1,20,030 इनकम आपकी कितनी बढ़ी? और 1,000 की इनकम पे टैक्स कितना लग गया? 1,20,000। क्या ये सही है? नहीं। तो क्या करें? तो आपको 1,000 की इनकम पे 1,20,000 का टैक्स देना पड़े, ये तो सही नहीं है। तो इन्होंने कहा कि आपकी जितनी इनकम है उससे ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा। वैसे तो गलत है, इनकम कितनी है आपकी? 1,000, और 1,000 रुपए की इनकम पे 1,000 का टैक्स लग जाएगा। लेकिन आप कहोगे जान छुट्टी भैया, 1,20,000 का टैक्स तो नहीं लग रहा। तो आप क्या करोगे? आप ये कहोगे 12,03,000 प्लस 1,20,030, तो कितना हो गया? 13,20,330, है ना। इसमें से माइनस कर दोगे मार्जिनल रिलीफ, कितना? आपके ऊपर टैक्स कितना लग गया? 1,20,030, 1,000 रुपए पे, तो 1,000 रुपए लगेगा मैक्सिमम। तो 1,000 से ऊपर कितना अमाउंट है? 1,19,030। ये मार्जिनल रिलीफ माइनस हो जाएगा। तो ये होता है मार्जिनल रिलीफ। अब आप खुश हो रहे हो, चलो भैया बच गए, लेकिन आपकी 1,000 रुपए की इनकम पे 1,000 रुपए का ही टैक्स लग गया। तो ये लगभग आपकी 1,00,000 रुपए तक की इनकम पे 1,00,000 का पूरा टैक्स लगता रहेगा। ठीक है ना, 1,25,5 लाख रुपए तक चलेगा। इसके अलावा ये लिखा है हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% है, इनकम टैक्स और सरचार्ज जोड़कर, ये आपको बता दिया मैंने। एक रिबेट है 87A, ये क्या है? ये बोला कि आपकी जो इनकम पे टैक्स लगा रहे हैं ना, ये तो यही है, लेकिन बहुत ज्यादा इनकम जिनकी नहीं है उनको सब माफ करेंगे। कैसे? इन्होंने कहा आप डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में आते हैं 115 BAC में। क्या है? 0 से 3 लाख कितना है? 3 से 6 लाख कितना है? कितना हुआ? 6 से 7 लाख कितना है? 1,00,000 रुपए मान लिया, 7 लाख की इनकम है। 1,00,000 पे 10%, 10,000। तो टैक्स कितना आएगा? 25,000। तो मान लिया आपकी इनकम 7 लाख है, या आपकी इनकम 6 लाख है, या आपकी इनकम 6.5 है, या आपकी इनकम 5 लाख है। तो उन्होंने कहा आपको कोई टैक्स नहीं देना। जिनकी इनकम 7 लाख रुपए तक है उनका मैक्सिमम टैक्स कितना बैठेगा? 25। तो इन्होंने लिखा है जिसकी इनकम 7 लाख तक है उनको हम 25,000 रुपए तक की रिबेट दे देंगे। इन शॉर्ट 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, और 7 लाख से ऊपर होते ही पूरा जो नॉर्मल टैक्स है वो देना है। तो 7 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना। समझ में आया? तो कैसे निकालेंगे? आपकी 7 लाख की इनकम है तो हम ये कहेंगे टैक्स कितना? 25,000। फिर लिखेंगे लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A 25,000, और नील हो जाएगा।
तो 7 लाख रुपए तक की इनकम, या अब मान लिया आपकी बीच में कोई ऐसी इनकम है जिस पर टैक्स रेट हायर है, और ये 7 लाख तक की इनकम है, लेकिन ये टैक्स रेट सपोज मान लिया पहुंच गया 27,000, तो आपको 25,000 की छूट मिलेगी ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर ये 7 लाख से ऊपर हो गया तो रिबेट नहीं मिलेगी। रिबेट तभी मिलेगी जब आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा नहीं है, और रिबेट ज्यादा से ज्यादा 25,000 की। ठीक है, इसमें कोई टेंशन। The amount of rebate under section 87A shall not exceed the amount of income tax as computed before such rebate on the। ये तो सिंपल सी बात है ना, कि अगर आपकी इनकम टैक्स 15,000 है तो आप 25,000 थोड़ी ना दे दोगे, 15,000 ही दोगे। मिस्टर राघव है, 26 साल के हैं, 6.5 लाख की इनकम, फ्री हो जाएगा सारा। तो पहले लेकिन आपको 6.5 लाख की इनकम पे टैक्स निकालना पड़ेगा, तो 6.5 लाख की इनकम पे टैक्स बैठता 20,000। ठीक है, फिर आप 20,000 पे रिबेट दे देंगे 87A, 25,000 या 20,000 जो भी कम हो, टैक्स आपका जीरो हो जाए। तो आपको मार्जिनल रिलीफ मैंने समझा दिया आज, मैंने आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A समझा दिया। ठीक है, if total income of such person exceeds 7 lakh, एक income tax payable on such income exceed the amount in excess 7 lakh, the rebate will be as follows। ये क्या कह रखा है, मिस्टर राघव, पहले हम ये मिस्टर पवन, पहले हम है ना एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं। मिस्टर पवन है 35 साल के और रेजिडेंट है इंडिया में, और इनकी इनकम है 7,15,000। ठीक है, कंप्यूट हिज सैलरी इनकम, जो इनकी इनकम है बिजनेस की इनकम नहीं है, और ये डिफॉल्ट में ही रह रहे हैं। तो एक बार 7,15,000 पे टैक्स निकाले हम, कितना होता है। ये भी मार्जिनल रिलीफ है असल में। एक बताओ, 7 लाख की इनकम पे कितना टैक्स है, रिबेट मिल जाएगी। तो 7 लाख तक की इनकम पे कितना टैक्स है, नील। इसकी इनकम कितनी है, और 7,15,000 पे टैक्स निकालो, पता है कितना पड़ता है, 26,500। तो इनकी 7 लाख की इनकम पे टैक्स कितना होता है, जीरो। और इनकी इनकम हुई 7,15,000, तो इनकम बढ़ी कितनी और टैक्स कितना बढ़ गया, तो वही बात हो गई। तो ज्यादा कितना पड़ेगा, 15। तो इन्हें कितना टैक्स देना है, ज्यादा 15,000। तो इनका 7,15 पर टैक्स जो पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है, 26,500। और इनकम कितनी बढ़ी, इनकम बढ़ी 15,000। 7 लाख से ऊपर की इनकम कितनी है, 15। और टैक्स कितना पड़ गया, तो कितना एक्स्ट्रा टैक्स पड़ रहा है, तो 11,500 का मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। तो टैक्स इनका 15 ही पड़ेगा। तो इन शॉर्ट 15,000 ही टैक्स पड़ेगा इनकम के बराबर। फिर सेस एंड में ऐड होगा, सेस एंड में आएगा। तो ये भी क्लियर है। तो मार्जिनल रिलीफ ही है एक तरीके की, लेकिन इसे मार्जिनल रिलीफ का नाम नहीं दिया, नाम नहीं है मार्जिनल रिलीफ, लेकिन है ये मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, अच्छा ऑप्शनल टैक्स रेट पता है आपको क्या है, शुरू के 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 से 10 लाख 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। याद है, उसमें भी तो रिबेट मिलेगी, तो उसमें रिबेट कितनी मिलेगी, लेकिन केवल 5 लाख तक की इनकम। पता क्या, नए वाले में डिफॉल्ट में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए पहले उसमें रिबेट ही नहीं होती थी, अब उसमें रिबेट इससे भी बढ़ा दी, 7 लाख कर दी। इसमें पुराने वाले में 5 लाख तक की इनकम पे 12,500 का टैक्स पड़ता है, तो यहां रिबेट है 12,500 तक की, वहां पर इससे डबल कर दी 25,000, ताकि लोग कहां जाए। लेकिन यहां पर वो और नए वाले में जाए, उसके लिए क्या करा इन्होंने, नए वाले में जाए उसके लिए अभी अभी हमने देखा ना, एक तरीके की मार्जिन रिलीफ मिल रही थी, वो यहां नहीं देते, वो यहां नहीं है। इसका मतलब अगर आपकी 5 लाख तक की इनकम है तो आपका टैक्स कितना है, नील। 5,10,000 की इनकम हो गई
तो 5 लाख पे 12,500 होता है और 10,000 पे 20% 2,000 हो जाएगा, तो 14,500 का टैक्स है, देना पड़ेगा, कोई रिलीफ नहीं है। इसका मतलब आपकी इनकम 10,000 बढ़ी, टैक्स 14,500 बढ़ा, भैया देना पड़ेगा। इवन आपकी इनकम 5,10,000 हो गई तो भी आपका टैक्स पूरा 12,500 रुपए हो जाएगा। मतलब 10 रुपए की इनकम पे 12,500 होगा, वो यहाँ कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। कुछ बातें हैं रिबेट के बारे में। रिबेट अंडर सेक्शन 87A हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से पहले लिखती है, और रिबेट अंडर सेक्शन 87A 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A पे नहीं मिलता है। ये क्या चीज है वो आपको बाद में पता चलेगी, लेकिन इस पे नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले से ही इस पे 10% का टैक्स रेट लगा रखा है। और ये है क्या, चलो मैं हल्का सा बता दूं। सेक्शन 112A कैपिटल गेन के चैप्टर में जब हम शेयर्स बेचते हैं, लॉन्ग टर्म बोलते हैं, जब 1 साल से ज्यादा हो जाते हैं शेयर हमारे पास, उसे लॉन्ग टर्म बोलते हैं। उस पर 1 लाख रुपए से ऊपर, 1 लाख तक माफ है वहां, 1 लाख से ऊपर होने पे 10% का टैक्स रेट है। इन्होंने कहा 1 लाख हमने पहले माफ कर दिया, टैक्स रेट 10%, उसके ऊपर रिबेट ना, या रिबेट नहीं देंगे इस पे, ये बात है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, पीयूष है 35 साल के हैं, टोटल इनकम 415 है। ठीक है, तो हमें टैक्स लाइबिलिटी बतानी है अगर ये डिफॉल्ट से बाहर आ गए हैं, है ना। तो इनका जो टैक्स लाइबिलिटी है वो 8,250 बैठ रही है, तो फ्री हो गया, इनका कोई टैक्स की बात ही नहीं है 87A की। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म पर टैक्स रेट फ्लैट होता है 30%, फ्लैट, स्लैब लैब कुछ नहीं। ठीक है, और बाकी सेस सरचार्ज वगैरह भी सब होता है। हमारे कोर्स में मेनली इंडिविजुअल का है, तो मैं वो सब हल्का सा बता रहा हूँ, उसमें ज्यादा हम जान ही रहे क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, उसके लिए बता रहा हूँ। आप पढ़ सकते हैं। कंपनी है जिनकी टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा नहीं है, 25%, छोटी कंपनी है, और वरना 30%। ठीक है, और डोमेस्टिक कंपनी ये सब अलग अलग है, फॉरेन कंपनी के टैक्स रेट अलग है। और इनकम टैक्स रेट HF AOP BOI के वही हैं जो इंडिविजुअल के पुराने वाले थे, वही वाले टैक्स रेट है। तो ये कुछ टैक्स रेट है कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह के, आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए मैंने बता दिए। मैंने कहा था एक सेक्शन है 139 सबसेक्शन 1, उसमें इनकम टैक्स की रिटर्न की डेट लिखी है। तो 31 जुलाई है, लिखा है एनी अदर केस। तो उसके अलावा क्या है, 31 अक्टूबर है ना, वेयर द असेसी अदर देन असेसी रिफर टू इन सेकंड, मतलब सेकंड के अलावा, मतलब कंपनी के लिए क्या है 31 अक्टूबर, जिनके अकाउंट ऑडिट होते हैं 31 अक्टूबर, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है और पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट होता है 31 अक्टूबर। केवल 30 नवंबर है अगर उन्हें रिपोर्ट एक सेक्शन 92E में देनी है, वो पार्टनर ऑफ द फर्म है, वो आपको अभी टेंशन नहीं लेनी। तो मेनली आप मानिए कि कंपनी और जिनका ऑडिट होता है 31 अक्टूबर, और इंडिविजुअल या बाकी सबका 31 जुलाई, ये ड्यू डेट है, तब तक आपको रिटर्न फाइल करनी। मैंने आपको बताया था अगर रेड पड़ी और आपके ऊपर टैक्स पड़ा तो टैक्स का रेट 60% होगा, सेक्शन 115BBE में है। अब इसके ऊपर सरचार्ज लगता है 25%, से लगता है 4%, तो 78% बैठता है इफेक्टिवली। तो टैक्स रेट क्या होता है 78%, और कोई एग्जम्पशन, कोई डिडक्शन कुछ नहीं मिलती, कुछ भी डिडक्शन नहीं है, कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस टैक्स कुछ नहीं, कोई नहीं, सीधा फ्लैट 78%। तो ये था हमारा एक इंट्रोडक्शन का चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस की कौन सी इनकम किसके लिए टैक्सेबल होती है। तो इसको आप, बेसिक था, थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है इनकम टैक्स के बारे में, इसीलिए हमने ये आज पढ़ा।